नमस्ते बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर 16 of your textbook our constitution. This chapter is categorized as the chapter first of civics. Children, we have already studied about the democracy and democratic settlement in our country, but in this chapter we are going to study how a democratic government is run smoothly, and to run smoothly the government, what will be the need of us. बच्चों, you are already known that the family is the basic unit of the society. हम सभी फैमिली में रहते हैं और ये फैमिली जो है ये एक बेसिक यूनिट कहलाता है, अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है। लेकिन हम जब एक फैमिली के फंक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ भी कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि उसको स्मूथली चलाया जाए। आप कल्पना करें कि विदाउट रूल रेगुलेशन अगर किसी फैमिली को चलाया जाए तो क्या वो सुव्यवस्थित ढंग से चल सकेगा? हमारा जवाब यही होगा, नहीं। There are requirement for some rules and regulations to run smoothly the family. बच्चों, इसी प्रकार से चाहे वो फैमिली हो या कोई सोसाइटी हो या कोई कंट्री हो, उसे चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, और उसी रूल्स और रेगुलेशन का जो सेट होता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक फैमिली के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है, वो फैमिली के लेवल को ध्यान में रख के किया जाता है। उसी तरह से एक कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ द फंडामेंटल रूल्स टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल रूल्स का एक ऐसा बॉडी होता है जिसके द्वारा किसी देश के गवर्नमेंट को आसानी से चलाया जा सकता है। टू नो मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ऑब्जर्व द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हमें उसके फीचर्स पे ध्यान देना होगा। देयर आर मैनी फीचर्स हैविंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर। पहला फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कंटेन्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री में गवर्नमेंट्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके पावर्स और फंक्शंस को शामिल किया गया है। उनके कौन कौन से पावर हैं, वो किस किस सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं और उनके क्या कार्य हैं, इस सब को बताया गया है। Here we have to know about the various organs. What are various organs of the government? The children, you have already studied in previous classes. There are 3 systems of government practices in our democracy. These systems are called different organs of the government, and these are legislature, executives and judiciary. आप ये पिछले क्लासेज में भी पढ़े होंगे कि 3 प्रकार के ऑर्गन हमारे देश के गवर्नमेंट के प्रत्येक लेवल के पास है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशियरी। और तीनों ऑर्गन्स के
अलग अलग वर्ग हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दैट द एग्जीक्यूटिव्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड द थर्ड ऑर्गन जुडिशियरी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गार्ड द लॉज, और तीसरा ऑर्गन जो जुडिशियरी है वो उस लॉज को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उसे गार्ड करने का काम करते हैं। तो ये सारे पावर्स फंक्शंस जो डिफरेंट ऑर्गन्स के हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। नेक्स्ट फीचर इज डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। व्हाट राइट्स वी हैव, दीज आर डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिटीजन के पास क्या सब राइट्स हैं, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द 6 फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सो ऑन। इस प्रकार से ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि इक्वलिटी में हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, फ्रीडम के रूप में हमें कौन कौन से फ्रीडम मिले हुए हैं। थर्ड फीचर है डिफाइंस रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट और इसके सिटीजन के बीच क्या रिलेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट का निर्माण होगा, सिटीजन्स की उसमें क्या भूमिका होगी। इनजस्टिसेबल डिसीजन के कंडीशन में सिटीजन्स के पास क्या ऑथोरिटीज होंगे, नेशनल इंटरेस्ट के कंडीशन में गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार होंगे। ये सारा डिफिनीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में कानून का प्राइमरी सोर्स होता है। अगर किसी प्रकार का लॉ बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पे उस लॉ का निर्माण किया जाता है। गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉज। बच्चों, किसी कानून का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए ताकि वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, ये सारे डिस्क्रिप्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो चिल्ड्रेन, आप समझ गए होंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, it defines relation between the government and its citizens, it is the primary source of law in democracy, it gives a detailed descriptions of fundamental principles of the laws. These are some features of our constitution. Now we have to know what is the rule of law. Rule of law क्या होता है? The rule of law means that every citizen of the country is equal in the eyes of law. हमारे देश के अंतर्गत जितने भी सिटीजन्स हैं वो कानून की नज़र में एक जैसे हैं, इक्वल हैं। इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इट इज विजिबल एज द राइट टू इक्वेलिटी। बच्चों, रूल्स ऑफ लॉ के आधार पर हमारे कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ना तो किसी का स्टेटस देखा जाता है, ना ही उसका सोशल स्टेटस, ना ही पॉलिटिकल स्टेटस, ना ही इकोनॉमिक स्टेटस। अर्थात सभी मामलों में प्रत्येक व्यक्ति
एक जैसा अधिकार रखता है। चिल्ड्रन, इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके बिना डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सिस्टम है रूल ऑफ लॉ का, ये पूरी तरह से इक्वलिटीज को स्थापित करता है। सोसाइटी के अंदर सभी तरह के इक्वलिटीज इसी के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो सोशल इक्वलिटी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो या इकोनॉमिक इक्वलिटीज हो। इट कैन नॉट अलाउ टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा। ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये किसी भी व्यक्ति को या गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं करता कि वो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैलाए। कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन फैलाने से ये रूल ऑफ लॉ रोकती है। और किस प्रकार से रूल ऑफ लॉ प्रत्येक सिटीजन को इक्वलिटी के रूप में दिखाती है, इसका हम एक दृश्य, इलेक्शन दृश्य के द्वारा समझ सकते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में हम इलेक्शन सिस्टम को लेते हैं। हो सकता है आप भी इलेक्शन सिस्टम को जानते हो या ऐसा मौका मिला हो कि आप इलेक्शन के समय बूथ का दृश्य ऑब्जर्व किए हो। आपने देखा होगा कि एक इलेक्शन बूथ पे उस सोसाइटी के जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म से हो, वो वोट डालने के लिए एक लाइन में खड़े रहते हैं और अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि जो रिच कैटेगरी से हैं वो पहले जाके वोटिंग कर लें, या जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो पहले जाके वोटिंग कर लें, या जो इसी तरह से सोसाइटी में जो सो कॉल्ड अपर क्लासेज हैं, ऐसा उस दृश्य में नहीं दिखाई देता कि वो क्लासेज पहले वोटिंग करें। अर्थात चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हों, किसी भी रिलीजन के लोग हों, उन्हें अपने टर्न का इंतजार करना पड़ता है। दिस सीन रिफ्लेक्ट्स चिल्ड्रन द रूल ऑफ लॉ। हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना महत्वपूर्ण राइट दिया है रूल ऑफ लॉ के रूप में। नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू द टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मेनी पर्पस। व्हाई वी हैव नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या सर्विस देती है? अगर हम उस सर्विस को देखें तो हमारी समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। Here some services are listed. First, it defines nature of a country's political system. किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे कि हम अगर अपने कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में भाग ले सकती है और मेजॉरिटी हासिल करने के पश्चात वो गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये जो एक प्रिंसिपल दिया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। नाउ प्रोवाइड सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए गए हैं कि किसी भी मैटर पर किस प्रकार से डिसीजन लिया जाना चाहिए, और उसी गाइडलाइंस के आधार से डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर्स। अगर गवर्नमेंट के द्वारा या किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा पावर का मिसयूज किया जाता है तो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जो सेफगार्ड के रूप में काम करते हैं, अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन, जो अथॉरिटी पावर मिसयूज करते हैं उसके विरुद्ध काम करते हैं। गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जो हमें इक्वलिटी की गारंटी देते हैं। टू एस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फंडामेंटल राइट्स, ऐसे लॉज बनाए गए हैं, संकलित किए गए हैं जो हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस को स्थापित करते हैं। इट इंश्योर्स ऑल बेनिफिट्स अवेलेबल टू द माइनॉरिटीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह भी इंश्योर करता है कि मेजॉरिटी को जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ के लिए भी उपलब्ध हो। इट गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट, अगर कोई एक्शन नेशनल लेवल पे किया जाता है जिससे सबका कल्याण हो, तो ऐसे एक्टिविटी को गार्ड करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ डिक्टेटोरियल और बाइज्ड डिसीजंस, हमारे कंट्री के अंदर भेदभाव का डिसीजन या डिक्टेटोरियल डिसीजन से हम तानाशाही कहते हैं, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। इट ऑलवेज प्रमोट्स द ट्रांसफरेबल डिसीजंस, इट हेल्प्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने डिजायर्ड गोल्स को प्राप्त करने में मदद करती है। अर्थात इस देश में किसी भी क्लास के व्यक्ति हों, वो जितना ग्रोथ करना चाहें, जितना डेवलपमेंट करना चाहें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ करती है कि वो डेवलपमेंट करे और उसके लिए हेल्प भी करती है। तो नाउ चिल्ड्रेन, I am going to over this class here. Thank you for the active participation. Have a nice day.